प्रीवियस लेक्चर में हमने sp3d, sp3d2, sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पढ़ा था। आज हम देखते हैं कि इथाइलिन मॉलिक्यूल में किस प्रकार की बॉन्डिंग होती है। इसका जो फॉर्मूला है C2H4। द बॉन्डिंग इन इथाइलिन कैन बी एक्सप्लेन्ड यूजिंग हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट। किस प्रकार से हम संकरण का जो कंसेप्ट है उसके आधार पर हम C2H4 मतलब इथाइलिन की बॉन्डिंग किस प्रकार से ज्ञात होती है, ये आज हम देखेंगे। द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ इथाइलिन इज C2H4। अब हम देखते हैं कि कार्बन के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 1s2, 2s2, 2px1, 2py1 एंड 2pz0। अब जब इसमें अगर ग्राउंड स्टेट में, जैसे हम देख रहे हैं ग्राउंड स्टेट में इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसमें 2s में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, 2px में 1 इलेक्ट्रॉन है, 2py में 1 इलेक्ट्रॉन है और 2pz में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। इन एक्साइटेड स्टेट एक इलेक्ट्रॉन 2s से 2pz एटॉमिक ऑर्बिटल में चला जाता है और 1s और 3p ऑर्बिटल आपस में अब जैसे अगर हम sp3 हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं तो 1s और 3p हाइब्रिडाइज होके 3p एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज होके sp3 हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं। लेकिन इस केस में हम देख रहे हैं इथाइलिन के केस में कि 1s और 2p एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिड होके 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बना रहे हैं। जैसे जो नीचे वाला फिगर है वो इंडिकेट कर रहा है कि एक्साइटेड स्टेट में 2s से 1 इलेक्ट्रॉन 2pz में चला गया है। लेकिन इथाइलिन के केस में जो हाइब्रिडाइजेशन है वो है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो इस केस में हम देख रहे हैं 1s और 2p एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिड होके 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बना रहे हैं और 2pz में 1 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। In ethylene, both the carbon atoms undergoes sp2 hybridization involving 2s, 2px and 2py orbitals, resulting in 3 equivalent sp2 hybridized orbital lying in the xy plane at an angle of 120 to each other। इसका मतलब ये है कि जो दो इथाइलिन मॉलिक्यूल में 2 कार्बन होते हैं और दोनों कार्बन sp2 हाइब्रिडाइजेशन में अपने 2s, 2px और 2py एटॉमिक ऑर्बिटल का पार्टिसिपेशन होगा और 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं। और इन 3p ये जो 3 इक्विवेलेंट sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स होते हैं वो xy प्लेन में होते हैं, जिनके बीच का जो बॉन्ड एंगल होता है वो 120 डिग्री होता है। और जो अनहाइब्रिडाइज्ड 2pz ऑर्बिटल होता है वो इनके परपेंडिकुलर, कौन से प्लेन के परपेंडिकुलर होता है? xy प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। One of the sp2 hybridized orbital of each carbon lying on the molecular axis linearly overlap with each other, resulting in the formation of a C sigma bond C। इसका मतलब ये होता है कि जो एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जो कार्बन का है, वह दूसरे कार्बन के sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से ओवरलैपिंग, लीनियरली ओवरलैपिंग करके सिग्मा बॉन्ड, कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड बनाता है। और जो दूसरे 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं वे लीनियरली 4 हाइड्रोजन से ओवरलैप करके 4 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल आपस में दो मतलब एक कार्बन के 2 और दूसरे कार्बन के 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल आपस में लीनियरली ओवरलैप करके हाइड्रोजन के साथ में 4 सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि एक कार्बन ने दूसरे कार्बन के साथ में 1 सिग्मा बॉन्ड बनाया और 2 हाइड्रोजन के साथ में एक मतलब 2 सिग्मा बॉन्ड बनाए। इसी प्रकार से दूसरे कार्बन के साथ में भी यही होता है
और जो परपेंडिकुलर जो होता है, जैसे ये जो फिगर है इसमें हम देख रहे हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन ऑफ C2H4, सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, sp2 हाइब्रिड, दो कार्बन के बीच में सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। इसी प्रकार से प्रत्येक कार्बन दो हाइड्रोजन के साथ में दो दो सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। और जो परपेंडिकुलर जो हमने पढ़ा था 2pz एटॉमिक ऑर्बिटल हो रहा है, उसका साइडवे से ओवरलैपिंग हो रही है और वह पाई बॉन्ड बना रहा है। Now the formation of pi bond. The unhybridized 2pz orbital of both carbon atoms can overlap only sideway as they are not in the molecular axis. Molecular axis में नहीं है, molecular axis में तो xy प्लेन में हमने देखा था कार्बन और कार्बन के बीच में सिग्मा बॉन्ड बन रहा है और कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। This lateral overlap result in the formation of a pi bond between the two carbon atoms as shown in द फिगर। इसी प्रकार से हम देखते हैं बॉन्डिंग इन एसिटिलीन मॉलिक्यूल। सिमिलरली जैसे हमने इथाइलिन में देखा है उसी प्रकार से एसिटिलीन की भी बॉन्डिंग एक्सप्लेन हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट के द्वारा की जाती है। एसिटिलीन का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, अणुसूत्र है, वो है C2H2 और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है 2s2, 2px1, 2py1 एंड 2pz0। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि जैसे ही एक्साइटेड स्टेट में आता है कार्बन, उसमें का जो एक s का जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है वो 2pz में चला जाता है। अब एसिटिलीन मॉलिक्यूल में एक s और एक p एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिड होके दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं और 2pyz और 2pz में एक एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। The 2s and 2px orbitals resulting in two equivalent sp hybridized orbitals lying in the straight line along the molecular axis. और जो अनहाइब्रिडाइज्ड 2py और 2pz ऑर्बिटल्स होते हैं वो इन एक्सिस के मॉलिक्यूलर एक्सिस के परपेंडिकुलर होते हैं। जैसे इस फिगर में हम देख रहे हैं कि एक्साइटेड स्टेट में एक एस ने और एक पी ने हाइब्रिड आपस में एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में हाइब्रिड होके दो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाए, दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल का निर्माण कर रहे हैं और 2py में एक इलेक्ट्रॉन है और 2pz में एक इलेक्ट्रॉन है। अब ये जो दोनों कार्बन हैं वो sp हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं। इसी प्रकार से दोनों कार्बन एक एक हाइड्रोजन के साथ में भी ओवरलैपिंग करके सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं। अब जो दो परपेंडिकुलर इनके 2py और 2pz एटॉमिक ऑर्बिटल हैं वो आपस में परपेंडिकुलर ओवरलैपिंग करके दो पाई बॉन्ड बनाते हैं। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि एसिटिलीन में sp हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है और इसके बीच का जो बॉन्ड एंगल होता है वो 180 डिग्री होता है। अब आता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एंड शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। जैसे मैं पहले ही भी आपको एक एक अपन ने हाइब्रिडाइजेशन देखा, sp, sp2, sp3, sp3d, sp3d2, sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। अब किस प्रकार से हम मॉलिक्यूल को देख के ये प्रिडिक्ट कर लें, जैसे हम किसी मॉलिक्यूल को अगर देखते हैं तो उसके सेंटर एटम को देखकर हम ये पता लगा सकते हैं कि इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है। हमेशा हाइब्रिडाइजेशन में जो संकरण का प्रकार है और अणु की आकृति है वो कुछ पॉइंट्स हैं, अगर वो हमारे ध्यान में रहते हैं तो हम उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देख के और उसके सेंट्रल परमाणु को देखकर हम हाइब्रिडाइजेशन और शेप का पता लगा सकते हैं। हमेशा जो कंसीडर होता है हाइब्रिडाइजेशन में वह हमेशा सिंगल बॉन्ड यानी सिग्मा बॉन्ड को ही हम ज़्यादा कंसीडर करते हैं। अगर जो बॉन्डिंग है वो डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होगा और एक पाई बॉन्ड होगा। इसी प्रकार से ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होगा और दो पाई बॉन्ड होंगे। तो हम जो हाइब्रिडाइजेशन में कंसीडर करेंगे वो हम सिर्फ एक सिग्मा बॉन्ड को ही कंसीडर करते हैं। जैसे डबल बॉन्ड में भी हम मानेंगे एक सिग्मा बॉन्ड है, इसी प्रकार से ट्रिपल बॉन्ड में भी हम एक सिग्मा बॉन्ड और दो पाई बॉन्ड होते हैं। तो इसका अगर हम हाइब्रिडाइजेशन
देखते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन में हम ओनली कंसीडर, सिर्फ हम सिग्मा बॉन्ड को कंसीडर करते हैं। इसका मतलब ये है किसी अणु की आकृति का निर्धारण उसके सिग्मा बॉन्ड की संख्या के आधार पर ही होता है। इसके बाद में आता है कि जैसे हमने अणु की जो सेंट्रल मॉलिक्यूल है उसको, उसके हमें ज्यामिति देखनी है तो उस पर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो फर्स्ट इज नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कि कितने उसमें सिग्मा बंध उपस्थित हैं, और सेकेंड इज नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कि उसके ऊपर कितने एकाकी इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। अब सपोज कीजिए किसी मॉलिक्यूल के ऊपर 2 सिग्मा बॉन्ड हैं और 1 लोन पेयर है, तो हम टोटल कंसीडर करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन का बहुत सिंपल रूल है कि नंबर ऑफ मतलब हाइब्रिड ऑर्बिटल, अगर नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल हमें पता पड़ जाते हैं तो हम हाइब्रिडाइजेशन को हम इजीली प्रिडिक्ट कर सकते हैं। जैसे नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सपोज कीजिए नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड है वो 2 है और नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 है। इसका मतलब 2 सिग्मा बॉन्ड मतलब 2 + 1, 1 लोन पेयर है, इसका मतलब 2 + 1 = 3। इसका मतलब ये हुआ 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा, संकरण होगा, वह sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। इसी प्रकार से अगर सिग्मा बॉन्ड 2 हैं और 2 ही लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं, इसका मतलब 2 + 2 = 4, तो इनके बीच का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो यदि किसी अणु के केंद्रीय परमाणु में सिग्मा बंध व एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की संख्या अगर 2 है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp। अगर 3 है तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2। अगर 4 है तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। इसी प्रकार से अगर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का योग अगर 5 होगा तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d, और अगर 6 है तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d2। इसी प्रकार से अगर 7 है तो हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3d3। तो किसी अणु के केंद्रीय परमाणु के संकरण के प्रकार और उसके एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के आधार पर हम उस मॉलिक्यूल की आकृति को, उसकी शेप को या उसकी ज्यामिति का निर्धारण कर सकते हैं। जैसे sp हाइब्रिडाइजेशन में हमने देखा था जो अणु की आकृति है वह कैसी होती है, लीनियर यानी रेखीय, और जो बॉन्ड एंगल होता है वो क्या होता है, 180 डिग्री। इसी प्रकार से sp2 हाइब्रिडाइजेशन में हमने देखा था जो आकृति थी वो थी ट्राइगोनल प्लेनर, मतलब समतल त्रिकोणीय। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में जो आकृति होती है वो है समतल त्रिकोणीय, मतलब ट्राइगोनल प्लेनर, और जो बॉन्ड एंगल था वह बॉन्ड एंगल कितना था, 120 डिग्री। इसी प्रकार से sp3 हाइब्रिडाइजेशन में आकृति होती है टेट्राहाइड्रल या चतुष्फलकीय, और जो बॉन्ड एंगल था वो 109 डिग्री 28 होता है। sp3d हाइब्रिडाइजेशन में हमने 2 प्रकार की आकृति पढ़ी थी, त्रिकोणीय द्विपिरामिडल मतलब ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, और सेकंड जो था वो स्क्वायर पिरामिडल, जो कि मैंने बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया था कि अलग अलग प्रकार के dz² में और dx² - y², ये डिपेंड करता है कि कौन सा एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में भाग ले रहा है। उस आधार पर हम इस sp3d हाइब्रिडाइजेशन में त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय होगी या स्क्वायर पिरामिडल होगी, वो उस पर डिपेंड करता है। एंड अगर संकरण का प्रकार sp3d2 होता है तो उसकी जो ज्यामिति होती है वह ऑक्टाहाइड्रल होती है, अष्टफलकीय होती है, बॉन्ड एंगल जो होता है वो 90 डिग्री होता है। इसी प्रकार से अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3d3 है तो उसकी जो आकृति होती है वह पंचकोणीय द्विपिरामिडल होती है, मतलब पेंटागोनल बाइपिरामिडल होता है, जिसमें कि 7 बॉन्ड एंगल होते हैं, उनमें से 2 90 डिग्री के होते हैं और 5 72 डिग्री के होते हैं।